नमस्कार। टूनी चार में आपका स्वागत है। हर रोज दोपहर के 2 बजते हैं जब तो हम 4 सहयोगी 4 अलग अलग शहरों से लखनऊ, दिल्ली, पटना और मुंबई से आपके लिए अलग अलग खबरें लेकर आते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त जितेंद्र दीक्षित स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पंकज झा दिख रहे हैं और प्रभाकर कुमार दिख रहे हैं। काफी दिनों बाद प्रभाकर फिर से स्क्रीन पर वापसी की है। हम आपके सामने पहलगाम हमले से जुड़े हुए 10 बड़े खुलासे आज रखने वाले हैं। इस खबर को विस्तार से रखें उससे पहले चलते हैं पंकज झा के पास अगली खबर के लिए। चलिए पंकज झा के पास बाद में चलते हैं, पहले चलते हैं पटना सीधे प्रभाकर कुमार के पास। धन्यवाद विकास। और हम आज बात करेंगे कास्ट सेंसस की। हम बात करेंगे कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है उसमें इसका क्या असर पड़ेगा। 2025 में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव होना है और इसका सीधा असर जो है वो इस कास्ट सेंसस की घोषणा का सीधा असर उस पर पड़ सकता है। और एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड होगा बीजेपी और एनडीए के लिए भी कि क्या वोटर्स इससे प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं, और होते हैं तो क्या ये बीजेपी का ट्रम्प कार्ड है जो बीजेपी ने खेला है इस बार, और क्या ये ट्रम्प कार्ड खेल के उन्होंने विपक्ष का जो सबसे बड़ा हथियार था, सबसे बड़ा मुद्दा था, क्या उसे छीन लिया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक वरीय जर्नलिस्ट भी रहेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं मुंबई जितेंद्र दीक्षित के पास। वहां से क्या समाचार है ये जानने के लिए। प्रभाकर, अगर मुंबई की बात करें तो देखिए कास्ट सेंसस का जो फैसला लिया गया है उस फैसले के महाराष्ट्र की राजनीति के लिए क्या मायने हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। बीते 6-7 सालों से जो मराठा आरक्षण को लेकर यहाँ पर बवाल मचा हुआ था वो अब आगे किस दिशा में जाएगा, उसका क्या होगा, और शरद पवार की राजनीति अब आगे किस तरह की होगी, इस फैसले के बाद इन तमाम मुद्दों पर हम इस बुलेटिन में आगे बात करने वाले हैं। अब आइए वापस चलते हैं विकास के पास। यूपी में जाति जनगणना को लेकर भी सियासी नफा नुकसान आंकने का काम शुरू हो गया है। मोदी सरकार के इस ताजा फैसले के बाद यूपी में क्या सियासी समीकरण बनता है, इस पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। अखिलेश यादव ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इसमें चुनावी धांधली की तरह कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। मायावती ने भी कहा कि जनगणना से जन कल्याण होना चाहिए। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर बद्री नारायण जी भी, जो इस विषय के एक विशेषज्ञ हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज झा आपका। तो खबरों के सिलसिले को हम विस्तार का रूप देते हैं और देखिए पहलगाम हमले को लेकर हम 10 बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे 2 सहयोगी मुकेश सेंगर और शिव लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां से खबरें लगातार पहुंचा रहे हैं। आज पहलगाम एनआईए के चीफ सदानंद दाते पहुंचे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। एनआईए लगातार जब से उसने जांच टेकओवर की है पहलगाम आतंकी हमले की, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सबसे पहले एनआईए ने ये जांच जम्मू कश्मीर पुलिस से अपने हाथ में ली। उसके बाद जो तमाम सबूत थे उनको जम्मू कश्मीर पुलिस से लेने के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंची। एनआईए ने उस ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के बाद जो तमाम और तरह के सबूत थे उनको इकट्ठा किया। इसके अलावा पूरे उस बैसरन घाटी की 3D मैपिंग की। 3D मैपिंग के जरिए दरअसल एनआईए ये जानना चाहती थी कि आतंकवादी किस हिस्से से आए उस बैसरन घाटी में और कहां से निकले। 3D मैपिंग के जरिए उनके आने जाने का रूट जो है वो क्लियर हो पाएगा। अब 3D मैपिंग को ग्राउंड पे उतारने के लिए सबसे पहले ये करना था एनआईए को कि वहां पर जो मौजूद लोग थे उनसे पूछताछ करनी थी। इसके जो चश्मदीद थे उसके अलावा तकरीबन लोकल 2800 लोगों से एनआईए ने पूछताछ की। इसमें से 186 लोग अभी भी एनआईए की हिरासत में हैं और एनआईए का शक है कि इन्होंने उन आतंकवादियों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम किया है।
एनआईए का यह भी मानना है कि ये जो आतंकी जो पाकिस्तान से पीर पंजाल होते हुए अनंतनाग और वहां से सीधे पहुंचे थे वेस्टर्न घाटी, इन्होंने अलग अलग इलाकों में अगले तकरीबन 15 दिनों तक रेकी की थी। इन एनआईए ने जो सबूत जुटाए हैं उसके मुताबिक जो लोकल ग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर थे उनके जरिए एनआईए को ये सबूत मिले हैं कि ये जो आतंकी पाकिस्तान से आए थे और लोकल सपोर्ट के जरिए ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए उन्होंने इस पूरे इलाके की न केवल मैपिंग की बल्कि उनको जो रूट मैप थे वो भी इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स ने अवेलेबल कराए थे। और इसी पूछताछ में एनआईए को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि ये जो आतंकवादी थे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए बिना सिम के फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। बिना सिम के फोन का इस्तेमाल आप किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए कर सकते हैं और उन्हीं ऐप के जरिए ये आतंकवादी एक दूसरे से लगातार संपर्क में थे। इन आतंकवादियों ने पिछले लंबे समय से जो फोन के जरिए बातचीत थी या ओवरग्राउंड वर्कर्स से जो बातचीत थी वो फोन के जरिए करना बंद कर दी थी। ये आतंकवादी खास तौर के गैजेट्स का इस्तेमाल करते थे और ऐसे बिना सिम के फोन जिसमें खास तरह के ऐप हैं जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक बातचीत के सबूत नहीं छोड़ते हैं वो इस्तेमाल करते थे ताकि वो ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ एक लिमिटेड कम्युनिकेशन रखें और सिक्योरिटी एजेंसीज को ये लगे कि अब यहाँ से आतंकवादी ज्यादा घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं, आतंकी गतिविधियां बहुत सीमित हो गई हैं और इसी वजह से तमाम सुरक्षा बलों ने राहत की सांस ली हुई थी। लेकिन पहलगाम के हमले ने आतंकवादियों और सुरक्षा एजेंसियों आतंकवादियों की पोल खोल दी और सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा चौकन्ना कर दिया। सिग्नल्स मिले हैं जो कि बिना सिम के इस्तेमाल किए जा सकते थे और इनके सिग्नल्स को सुरक्षा एजेंसियां पकड़ने में नाकाम रहती हैं। इनके जो एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं वो भी बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं और इसी तरह का इस्तेमाल इन आतंकवादियों ने ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ भी किया है। आपको बता दें कि सितंबर 2024 में इस तरह की पहले भी जो एविडेंस मिले थे, सबूत मिले थे जिनके जरिए ये पता किया गया था कि यहाँ पर आतंकी गतिविधियां लगातार करने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ उनका कनेक्ट नहीं है जिसकी वजह से वो अपना देखिए बिल्कुल एनआईए के डीजी हैं वो पहलगाम पहुंच चुके हैं और पहलगाम पहुंचकर लगातार जो अब तक जांच हुई है, जांच के दौरान क्या कुछ मिला है उसको लेकर वो एनआईए के आईजी और एसएसपी डीआईजी से बात कर रही हैं और अभी तक जांच कहां पहुंची है उसका पूरा रिव्यू कर रहे हैं और जांच को अब किस दिशा में आगे ले जाना है ये भी एनआईए के डीजी जो है वो बाकी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। एनआईए के डीजी आज सुबह सुबह श्रीनगर पहुंच गए थे और फिर वहां से पहलगाम पहुंचे हैं, बैसरन घाटी के अभी अंदर हैं और बैसरन घाटी के अंदर जाकर वो लगातार जो स्पॉट है उसको विजिट कर रहे हैं। वहाँ पर कैसे क्या हुआ होगा इसके बारे में तमाम जो जांच अधिकारी हैं उनसे पूरा डिटेल ले रहे हैं। कल भी एनआईए की टीम जो है वो बैसरन घाटी गई थी और वहाँ पर एनआईए की टीम ने 3D मैपिंग की थी और 3D मैपिंग के जरिए समझा था कि घटना के वक्त क्या कुछ हालात रहे होंगे, कौन सा एंट्री पॉइंट है, कौन सा एग्जिट पॉइंट है जहाँ से आतंकवादी आए होंगे। तो हाईटेक इक्विपमेंट के साथ एनआईए की टीम कल वहाँ पर गई थी। इसके साथ में जो एनआईए के अधिकारी हैं वो तमाम तरह की जाँच इस पूरे मामले में कर रही हैं। कुछ हुर्रियत से जुड़े हुए लोग और कुछ जमाते इस्लामी से जुड़े हुए लोग हैं उनके ठिकानों पर भी रेड हुई है। ऐसे 100 ठिकाने हैं जहां पर एनआईए ने रेड की है, जहां से कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। और एनआईए के सूत्रों के मुताबिक ये जो जमाते इस्लामी और हुर्रियत के लोग हैं इनका जो कनेक्शन है
वो ओवरग्राउंड वर्कर से है जो कि आतंकवादियों की मदद करते हैं। तो इसको इस एंगल को लेकर भी लगातार जांच चल रही है। वहीं दूसरी ओर जो एनआईए सोर्सेस हैं उनके मुताबिक जो बैसरन घाटी में हमला करने वाले आतंकवादी हैं वो 2 दिन पहले ही बैसरन घाटी पहुंच गए थे और वहां पर लगातार ये देख रहे थे कि कौन सा मौका अच्छा रहेगा जब टूरिस्ट पर अटैक किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को टारगेट किया जाए। जब 22 अप्रैल को करीब 1 बजे इनको लगा कि वहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, उसी समय इन लोगों ने हमला किया। ये वहाँ पर पहले से ही बैठे हुए थे। ये भी जानकारी मिली है कि जो आतंकवादी हैं वो 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंच गए थे और तब से लगातार वहां पर स्टे कर रहे थे आसपास के इलाकों में। ये भी जानकारी सामने आई है। इनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो लगातार इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे, जिसमें खाना है, वेपन्स हैं या बाकी चीज़ें हैं, फंडिंग है, पैसे हैं। ये सारा काम जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स कर रहे थे। एनआईए ने कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार भी किया है और करीब 189 जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो एनआईए की कस्टडी में है। ये भी जानकारी मिली है। इसके साथ ही ये भी मालूम चला है कि ये जो आतंकवादी हैं इन्होंने 3 जगहों की पहलगाम में रेकी करवाई थी। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं 4 ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिन्होंने इस रेकी को अंजाम दिया था और ये रेकी पहलगाम में 3 जगहों पर हुई थी, जिसमें एम्यूजमेंट पार्क है, इसके अलावा बेताब वैली है जहां पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, इसके साथ ही आरू वैली है। इन 3 जगहों की रैली पहलगाम में हुई थी, लेकिन बाद में जो चौथा स्पॉट है यानी कि बैसरन घाटी उसको चुना गया और ये आतंकवादियों ने समझा कि सबसे सुरक्षित स्थान जो है वो बैसरन घाटी है, क्योंकि ये ज़मीन से करीब 7 किलोमीटर ऊपर है और वहाँ पर हमला करना आसान है, वहाँ पर सुरक्षा नहीं है और इन्होंने उसी जगह को चुना और 22 अप्रैल को 1 बजे इन लोगों ने हमला किया। ये भी जानकारी मिली है कि इन्होंने हमले के दौरान, हमले के पहले 3 सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल किया है, जिनमें 2 सैटेलाइट फ़ोन के सिग्नल जो है वो सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रेस कर लिए हैं। ये भी जानकारी सामने आई है। सैटेलाइट फ़ोन पर ये के अलावा ये अल्ट्रा स्टेट जो कम्युनिकेशन है उसके ज़रिए लगातार ये बातचीत कर रहे थे ताकि सुरक्षा एजेंसियां इनकी बातचीत को ट्रेस ना कर पाएँ। ये भी जानकारी सामने आई है। तो बहुत सारे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिनसे लगातार जो पूछताछ है वो जारी है और एनआईए इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। वहीं जो एनआईए की टीमें हैं वो जम्मू कश्मीर में अलग अलग इलाकों में जितने भी इनपुट आ रही हैं उन तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। तो ये अभी तक यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। ओवर टू स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सिंगर आपका। तो मुकेश की ये रिपोर्ट आपने देखी। मुकेश ने बताया ग्राउंड जीरो पर किस तरह से एनआईए अपनी पूरी ताकत लगाकर इस पहलगाम के आतंकी हमले को जीरो इन करने में जुटा हुआ है। तमाम सबूत एनआईए ने जुटा लिए हैं और तमाम सबूत वो अपनी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जुटा रहा है ताकि पाकिस्तान से आए आतंकियों और पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब किया जा सके। भारत ये जानता है कि ये जो आतंकी थे वो पाकिस्तान से पीर पंजाल अनंतनाग होते हुए बैसरन घाटी पहुंचे थे। 15 दिन उन्होंने यहाँ पर रुके, ओवरग्राउंड वर्कर्स के से मदद ली और उसके बाद इस पहलगाम के आतंकी हमले को अंजाम दिया। इसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए जो पर्यटक थे, जिनका कोई दोष नहीं था, जो अपने घूमने फिरने के लिए और गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। फिलहाल अभी भी 200 से ज्यादा लोग एनआईए की हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन भी जोड़ेंगे, उनके पास चलें। उससे पहले आपको खबर बता देते हैं कि भारत ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तान में ऐसे रजिस्टर्ड किसी भी एयरलाइन के लिए, जो चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कोई भी एयरक्राफ्ट है उसके लिए और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। बाकायदा भारत की तरफ से नोटम जारी किया गया है। दोबारा से 23 अप्रैल को ये जारी कर दिया गया था, लेकिन 30 अप्रैल को फिर से जारी करते हुए भारत ने ये साफ कर दिया है कि भारत के एयर स्पेस से अब कोई भी पाकिस्तानी विमान नहीं गुजर सकेगा। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि पाकिस्तानी एयरलाइंस या प्राइवेट एयरक्राफ्ट को अब चीन या श्रीलंका होते हुए पूर्वी एशिया की तरफ जाने के लिए रूट लेना पड़ेगा, जिससे उनके संसाधन ज्यादा खर्च होंगे, फ्यूल बढ़ेगा। इसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, उनकी जेब पर ज्यादा असर पड़ेगा। और इसके अलावा पाकिस्तान में इस नोटम जारी होने के बाद एक अलग सी खलबली है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले पाकिस्तान में बाकायदा रात
रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां के सूचना मंत्री ने इस बात की जानकारी दी कि 36 से 48 घंटे में भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा। और उसके बाद से भारत ने जब नोटम जारी कर दिया तो पाकिस्तान में अचानक से इतनी तेज खलबली हुई कि रातों रात उन्होंने अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी नियुक्त किया। इसके लिए बाकायदा उन्होंने जो लिस्ट बनाई थी उसमें आईएसआई के चीफ असीम को ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आईएसआई के चीफ को बनाने का मतलब है कि जो आईएसआई सोचती है वही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी सोचेगा, यानी कि दोनों एक ही पेज पर होंगे। तो पाकिस्तान जो आईएसआई चाहती है उसके हिसाब से गवर्न होगा। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, न केवल भारत ने नोटम जारी कर दिया, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया, पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है कि रातों रात आईएसआई चीफ को ही नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया। वो पहले से ही सलाहकार है सरकार के सबसे बड़े। इधर जयशंकर से मार्को रूबियो ने बात की है और कहा है कि आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ है। पाकिस्तान के लिए ये एक तरह से डबल झटका है। देखिए, पाकिस्तान को झटके पर झटका मिल रहा है और भारत ने अभी असल कार्रवाई शुरू नहीं किया है। ये शुरुआती कुछ संकेत पाकिस्तान को मिल रहा है और लगातार वो पाकिस्तान जो भारत की धैर्य और संयम की परीक्षा ले रहा है। पहलगाम आतंकी हमले पाकिस्तान करवाता है, लेकिन करवाने से पहले उसने सोचा नहीं था। जब भारत ने कहा कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और कुछ एक ही स्टेप उठाया है, जैसे भारत ने अपना एयर स्पेस बंद किया पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के लिए, तो इससे पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होगा इससे अंदाज़ा लगाइए कि पहले लाहौर से कुआलालंपुर को एयरक्राफ्ट जाता था तो 4.5 से 5 घंटे लगते थे, अब उसे 8.5 से 9 घंटे लगेंगे। पूरा जो है पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को चीन का चक्कर काट के कुआलालंपुर जाना होगा। तो पाकिस्तान को झटके पर झटका अभी लगना शुरू हुआ है। भारत का अपना स्टैंड बिल्कुल साफ है। भारत ने साफ कर दिया है कि जो पहलगाम के गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलेगी, सज़ा ऐसी मिलेगी और खासतौर जो साजिश करता है कि जो उनके समझ और उनके सोच से परे रहेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सीधा निर्देश दिया है, तीनों सेनाओं को खुली छूट दी है कि आप अपने खुद हिसाब से जगह तय कीजिए, टारगेट तय कीजिए, टाइमिंग तय कीजिए। और इससे पाकिस्तान घबराया हुआ है। यही वजह कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है आईएसआई के जिम्मे दे दिया। वो आईएसआई जो भारत की बात हो चाहे अफगानिस्तान की बात हो, जितने उल्टे सीधे काम जो है यानी आतंकी घटना को कहीं अंजाम देना हो, कहीं कुछ इस तरह की गलत सलत बातें करनी की चीज़ें करनी हो, वो आईएसआई कराता है। आपने उसके ऊपर फिर से एक बार विश्वास रखा है। तो भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम सजा देंगे। और अमेरिका की बात छोड़िए, अमेरिका तो भारत के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर साथ ही खड़ा है। रूस ने भी कह दिया है कि हम आपके साथ खड़े। यानी दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के साथ इस मुसीबत की घड़ी में नहीं खड़ा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अब गुहार लगा रहे हैं, सऊदी अरब से गुहार लगा रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात से गुहार लगा रहे हैं कि भारत को कार्रवाई करने से रोको। लेकिन भारत ने पहले ही बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आप इस तरह की आतंकी हरकत कीजिएगा, जो पहलगाम के बेकसूर लोग थे आप उनको मारिएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। याद कीजिए 2016 में जब उड़ी में जो सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ था, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े थे, तो भारत ने दुनिया के सामने खुलकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। मतलब हमारे सैनिक एलओसी क्रॉस करके गए और पाकिस्तान के जो गुनहगार थे उनको सजा दिया। इसी तरह 2019 में जो पहलगाम में जो सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, 40 जवान शहीद हुए थे। उस समय भारतीय वायुसेना का जो एयरक्राफ्ट है मिराज जो है एलओसी क्रॉस करके जो जैश के आतंकी कैंप थे उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो इस बार भी पाकिस्तान तैयार है, उसे कड़ी सबक सिखानी है। और भारत जो सबक सिखाया जाएगा इसलिए भी आप समझा जा सकता है कि लगातार पाकिस्तान जो इस तरह की हरकत कर रहा है कि पिछले 7 दिनों से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। तो सबक भारत जरूर सिखाएगा, बस इंतजार कीजिए कुछ दिनों का। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका। तो राजीव ने बताया किस तरह से जो है खून की प्यासी आईएसआई का चीफ जो है उसी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया है। तो ऐसे में क्या सुरक्षा होगी और क्या सलाह आईएसआई देगी, जो कि पहले से ही दुनिया भर में आतंकी गतिविधियों के लिए बदनाम है। राजीव हमारे सहयोगी ग्राउंड न्यूज रूम से मौजूद थे, जो कश्मीर का दौरा करके आए, उन्होंने पहलगाम हमले की बारीकियों को कवर किया है। इनके जरिए हम आप तक और मुकेश सेंगर के जरिए अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अगली खबर के विस्तार के लिए चलते हैं पंकज झा के पास। एक कहावत बड़ी पुरानी है। वो कहावत यूं है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है।
और इसीलिए जब केंद्र की मोदी सरकार का ये फैसला आया है जाति जनगणना कराने का, तो आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर इसका क्या असर पड़ेगा यूपी पे, क्योंकि यूपी से ही केंद्र की सत्ता का रास्ता भी खुलता है। और सबसे बड़ी बात यह कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते थे, विपक्ष पर आरोप लगाते थे कि जातियों में बांटने का पाप विपक्ष पर लगेगा, और वैसे हालात में जब केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है और पीछे के जो बीते लोकसभा चुनाव था 2024 में जब बीजेपी को यहां बड़ा नुकसान हुआ, उसे 29 सीटें गंवानी पड़ी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर 80 में से 43 सीटें जीत ली थी, तब ये नैरेटिव बना था संविधान बचाने, आरक्षण बचाने का, और एक तरीके से जाति जनगणना पर विपक्ष के नैरेटिव में बीजेपी को यहां नुकसान हुआ। बीजेपी के सहयोगी दलों को भी यूपी में बीते लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ। तो अब जो ये फैसला हुआ है, इस फैसले के क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं? क्या यूपी में गेम बदल जाएगा? अखिलेश यादव ने इस फैसले का स्वागत किया है, हालांकि एक तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए की बात वो लंबे अरसे से करते रहे और कास्ट सेंसस की मांग तो लंबे अरसे से वो करते रहे, इसीलिए उनकी मांग मानी गई है और खुद ही वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि इसमें चुनावी धांधली की तरह कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना में कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से भी यही बात कही जा रही है। बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी राहत की सांस ली है। सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अभी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। निषाद पार्टी की तरफ से भी इस फैसले का स्वागत किया गया। अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। लेकिन इससे यूपी की राजनीति के खेल बदल जाएंगे क्या? क्योंकि 2 साल बाद यहां विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। हम जब आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त अखिलेश यादव इसी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं लखनऊ में, क्योंकि उन्होंने पीडीए के फार्मूले से 2027 में सत्ता में वापसी का वादा किया हुआ है। लेकिन क्या होगा यूपी में, क्योंकि यूपी में बड़े गेम हैं। इसीलिए बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी विषय के जानकार हैं और हम उनसे जुड़ते हैं बद्री नारायण जी से, और उन्हीं से बात करेंगे कि क्या इस फैसले से जो यूपी में पिछले कई दशकों से मंडल बनाम कमंडल का संघर्ष चलता रहा है, कभी कमंडल की जीत होती है तो कभी मंडल की। जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आए, उनके साथ अमित शाह आए, साल 2014 की ये बात है, तब हिंदुत्व के साथ साथ एक सामाजिक समीकरण बिठाया गया। उसमें गैर यादव पिछड़ों, गैर जाटव दलितों और सवर्णों को जोड़ करके एक कॉम्बिनेशन बनाया गया, जिसकी बदौलत अभी तक अपराजय स्थिति में रही है बीजेपी और एनडीए। तो क्या अब ये गुनागणित बदल जाएगा और क्या बीजेपी को जो नुकसान हुआ था लोकसभा चुनाव में उसकी भरपाई हो पाएगी? बात करते हैं बद्री नारायण जी से। बद्री नारायण जी, सबसे पहली बात ये, जिसकी मांग लंबे समय से हो रही थी, अब इसके क्या फायदे हो सकते हैं? क्या इस पर, क्या यूपी पर क्या इसका असर पड़ेगा? ये पंकज जी, उत्तर प्रदेश बहुत संवेदनशील राज्य है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और जो पिछले बार एक एंटी रिजर्वेशनिस्ट इमेज बीजेपी की बनाई गई और वो कास्ट सेंसस से शुरू हुई, कास्ट सेंसस के साथ संविधान खत्म करना, संविधान खत्म करके रिजर्वेशन खत्म करने का जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया अपोजिशन में, उसका घाटा हुआ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो चुकी। और जो नॉन यादव नॉन जाटो मोबिलाइजेशन जो बीजेपी ने इतने सालों से कर रखा था, वो टूटने लगा, उसमें भी छेद लग गए। तो वहां भी ये संशय पासीज ने जो कि बीजेपी के बेस वोट जैसी मर्ज कर रही थी, उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ वोट दिया बहुत सालों तक। और ओबीसीज में भी जो पटेल्स के बाद बहुत सारी छोटी छोटी जातियां हैं ओबीसीज में, उन्होंने भी बीजेपी के को उस तरह से साथ नहीं दिया जैसे कि देते हैं। तो ये जो संशय और शंका बन रहा था, उस संशय और शंका के जो ब्रह्मांड है, उसको ये कास्ट सेंसस की जो घोषणा है वो एक तरह से छिन्न भिन्न कर दी। और एक इन जातियों में ये मैसेज जाएगा कि नहीं, बीजेपी हमारे साथ है और वो हमें कास्ट सेंसस करा के हमारा जो रिप्रेजेंटेशनल हमारा स्पेस है उसको सुरक्षित रखेगी और हमें देगी। तो इससे एक तो ये होगा कि जो कोहेसिवनेस, बद्री जी, ये खतरा यहाँ तो ये भी नहीं बद्री जी, एक खतरा ये भी है जो मैं सोशल मीडिया में लगातार देख रहा हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है बीजेपी का जो कोर वोटर रहा पहले, जो एक तरीके से कहा जाता था कि सवर्ण जो है उनके वोटर हैं, मैं देख रहा हूँ कि उनके रिएक्शन बहुत तीखे आ रहे हैं, कह रहे हैं ये वो बीजेपी नहीं है जिसके लिए हमने वोट दिया था। आपको क्या लगता है इसका काउंटर पोलराइजेशन भी हो सकता है क्या? देखिए, मुझे लगता है थोड़ा तो होगा, एक रिएक्शन होगा, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि इन जातियों का जो अपर कास्ट कम्युनिटीज हैं वो बीजेपी की नेचुरल एलाइज है।
क्योंकि बीजेपी एक तरह से एक जो हिंदुत्व कल्चर, बीजेपी का जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें वो अपने को कंफर्टेबल फील करते हैं। टीना फैक्टर भी है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। कहाँ जाएंगे? कांग्रेस के पास क्या जाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी के पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? तो ये जो टीना फैक्टर है उसके कारण कहते हैं ना कि आप थोड़ा नाराज होंगे, थोड़ा बोलेंगे बालेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वोट जैसे पिछले बार हुआ था कि अल्टीमेटली ये वोट बीजेपी को ही देंगे। थोड़ा बहुत क्षरण हो सकता है बट बहुत ज्यादा नहीं होगा। मुझे लगता है कि जैसे आपने देखा होगा मंडल आयोग के बाद कितना रिसेशन हो, कितनी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बट अल्टीमेटली वो सब खत्म हो गया। यहाँ पर वो सब भी बद्री नहीं जी, एक होना है। आखिरी यहाँ पर सवाल ये था कि क्या अभी तक आपको क्या लग रहा था कि हिंदुत्व के प्रयोग के साथ में ऐसा लग रहा था बीजेपी और एनडीए की बात बनती नजर नहीं आ रही है और ये एक तरीके से टॉप अप हो गया ये जाति जनगणना वाला? क्या और इससे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की काट कर सकते हैं वो? देखिए, हिंदुत्व का ऐसा है ना, हिंदुत्व एक कॉन्सियसनेस है जिसको लगातार आपको पुश, यानी वो मोबिलाइजेशनल इंक्लूजन उसमें होते रहना चाहिए। तो ये जो उसमें फ्रैक्चरिंग की गई थी पिछले चुनाव में, यानी जो कास्ट आइडेंटिटी, रिजर्वेशन का खतरा दिखा के, संविधान का खतरा दिखा करके उसको जो तोड़ा गया था, ये जो अभी हुआ है ना, इससे वो और मजबूत होगा। यानी हिंदुत्व की चेतना रहेगी, वो तो सभी में है, वो अलग भी होंगे तो इनमें रहेगा हिंदू चेतना, हिंदुत्व की चेतना। लेकिन अब वो पॉलिटिकली इस घटना के बाद और ज्यादा मोबिलाइज होकर के इनके साथ रहेंगे और वो एक जो लॉस था पिछले बार, मुझे लगता है कि वो रिकवर होगा। थोड़ा बहुत एक रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन धीरे धीरे समाहित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बद्री साहब। प्रोफेसर बद्री नारायण थे और अब यूपी में इसकी असली परीक्षा जो होगी वो 2027 के चुनाव में होगी। अब हम चलते हैं अपने सहयोगी प्रभाकर के पास। जी धन्यवाद पंकज। और आप बात कर रहे हैं यूपी के परीक्षा की जो 2 साल बाद होगी, लेकिन इसकी पहली परीक्षा जो होगी वो बिहार में होगी। 2025 में इकलौता स्टेट बिहार है जहां चुनाव होने हैं और ये जो बड़ी घोषणा की है बीजेपी ने, इसका असर क्या पड़ेगा? क्या उन्होंने विपक्ष से उनका सबसे बड़ा हथियार छीन लिया है, सबसे बड़ा मुद्दा छीन लिया है? क्योंकि लगातार जो है बिहार में विपक्ष यानी आरजेडी और कांग्रेस जो है ये मांग करती रही है। पहले तो उन्होंने कास्ट सेंसस की जो बात कर रहे हैं तो कास्ट सर्वे कराया, क्योंकि कास्ट सेंसस जो है वो केंद्र का प्रेरोगेटिव है और कास्ट सर्वे जो है वो स्टेट करा सकती है। तो जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी तो उन्होंने कास्ट सर्वे कराया। उसके बाद उस कास्ट सर्वे के रिपोर्ट के बेसिस पे उन्होंने आरक्षण की सीमा बढ़ाने की कोशिश की, जिसे बाद में पटना हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया और उन्होंने कहा कि जो 50% की सीलिंग है उसे आप नहीं तोड़ सकते और ये मामला अभी भी सब जुडिस है। उसके बाद से लगातार आरजेडी और कांग्रेस सरकार पे ये दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी कि आप जो है इसे 9वीं अधिसूची में डालिए, जिससे कि ये जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर हो जाए और जो रिजर्वेशन का जो कोटा है वो बढ़ाया जा सके। और उन्होंने इस बात की भी घोषणा कर दी थी कि बिहार के चुनाव में ये उनका सबसे बड़ा मुद्दा होगा। तो क्या भाजपा ने कोई ट्रम्प कार्ड चला है? क्या उन्होंने विपक्ष को एक उनसे बड़ा मुद्दा छीन लिया है, उन्हें मुद्दा विहीन कर दिया है? इन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ मणिकांत ठाकुर जी हैं, बहुत ही वरीय पत्रकार हैं और बीबीसी से बहुत सालों से, बहुत अरसों से जुड़े रहे हैं। मणिकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस खास शो में। पहला सवाल आपसे सर, ये भाजपा जो है वो अभी तक कास्ट की राजनीति में पूरी तरह से नहीं उतरी थी। जो समाजवादी विचारधारा की पार्टियां होती हैं, चाहे वो आरजेडी हो या बाकी पार्टियां हों, वो कास्ट की राजनीति करती हैं, वो जातिगत राजनीति करती हैं। भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति के लिए जानी जाती थी। आपको लगता है कि ये भाजपा का ट्रम्प कार्ड है? क्या आप इसे ऐसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार में भाजपा को रास्ता बदलने की ज़रूरत महसूस हुई और ये आज से नहीं, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है। जब उन्होंने ओबीसी वर्ग को भी एक तरह से अपने पक्ष में लाने की कोशिशें बहुत की हैं और ये भी रहा है कि जो उनका आधार
है मतों का, वो उनके साथ जो पहले से है वो तो वो मानते हैं कि वो रहेगा ही, लेकिन और कहीं से जोड़ के और सत्ता में आने जैसी स्थिति तब बनती जबकि वो ओबीसी समुदाय से भी और ख़ास करके अति पिछड़ा वर्ग से अगर उनको पूरा समर्थन हासिल हो जाए तो इसमें उनको आसानी होगी सत्ता में आने के लिए। और ख़ास करके जब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू बीजेपी के साथ है तो जाहिर है कि उनका पलड़ा भारी प्रत्यक्ष तौर पे दिखता है। लेकिन ये जो फैसला हुआ केंद्र सरकार का, ये निश्चित रूप से बिहार के लोगों को भी चौंकाने वाला फैसला है। और अब लोग सोच रहे हैं, जैसा आपने अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इससे फ़ायदा किसको और नुकसान किसको होगा, तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा समय देना होगा। है क्या कि अभी दोनों पक्ष जो एनडीए है और इंडी गठबंधन है आरजेडी के नेतृत्व वाली, वो दोनों इसमें श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं। ये होड़ जो दोनों तरफ है, इसमें जनता का समर्थन किस पक्ष को जाएगा ये अभी देखना बाकी है। लेकिन मेरे ख्याल से अंततः वही होगा जो बिहार की राजनीति में आरजेडी को जितना उसका जो समर्थक वर्ग है वो हमारे समझ से इंटैक्ट है। जो उनका MY फार्मूला पहले से एक क्या कहते देखा परखा हुआ फार्मूला है वो बिल्कुल है, कायम है। लेकिन ये स्टेप लेके ये जो कोशिश में लगातार तेजस्वी यादव और उनके दल के लोग ये कहते रहे कि ये जो है मुद्दा ये मुद्दा जातीय जनगणना का ये हमारा है। और इसमें तो आपने देखा होगा कि एक समय में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में भी लगा कि थोड़ी तनाव जैसी स्थिति आ गई कि मुद्दा दरअसल सबसे बड़ा किसका है, कांग्रेस का है या आरजेडी का है। तो खैर, लेकिन अब ये है कि मेरा अगला सवाल इस प्रयास में है कि इसमें मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ जुड़ा हुआ था कि अब ये दिख रहा है कि श्रेय लेने की होड़ लग गई है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, और भाजपा और जेडीयू तो श्रेय लेने के लाइन कतार में आगे खड़े ही हैं। कल तेजस्वी यादव ने पटाखा तक अपने घर पे छोड़ दिया। उन्हें जो सबसे बड़ा डर है और जो विपक्ष को सबसे बड़ा डर है कि ये करके जो MY की आप जो बात कर रहे हैं, मुस्लिम और यादव की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि Y में भी सेंध लग जाएगी? क्योंकि ये एक ऐसा है जो धर्म से अलग हटके जाति पे अगर आप सर्वे की बात कर रहे हैं तो Y में भी एक तरह से सेंध लग जाएगी। या सेंध नहीं लगेगी तो कम से कम वो सॉफ्ट हो जाएंगे। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो सवर्ण वर्ग है वो भाजपा का समर्थक माना जाता है, तो क्या ये निर्णय काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है? जो सवर्ण है वो थोड़े से इससे नाराज होंगे या थोड़ा उनका इल्यूजन टूटेगा? नहीं, पहली बात कि जो पहला आपका सवाल है उसमें तो मुझे लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो Y से जुड़ा हुआ वर्ग जो आप हम लोग मानते हैं वो निश्चित रूप से तय कर चुका है पहले से ही कि वो उनको किसके साथ रहना है। इसमें तो मेरा नहीं मानना है कि इसमें कोई दरार ऐसी पड़ेगी या इससे वो कुछ बढ़ेगा, इंडी गठबंधन का या आरजेडी का कुछ आधार बढ़ेगा। मुझे लगता है कि जो पहले से है वही रहेगा। दूसरा जो आपका सवाल है ये भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक सवर्ण वर्ग है ये जो माना जाता रहा है वो अब इस तरह से नाराज होने जैसी स्थिति उनकी बन ही नहीं पाएगी। इसीलिए कि वो जाएंगे किधर। एक तरफ से कांग्रेस, मान लीजिएगा अगर आप सोचें कि कांग्रेस की तरफ हो सकता है रुझान बढ़ जाए ये इस फैसले से नाराज़गी के बाद, तो मुझे लगता है कि इस फैसले से नाराज़गी नहीं होगी। वो नाराज़गी अगर होती तो जिस समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल थी जेडीयू के साथ और वो पहला निर्णय उसी गठबंधन ने लिया था कि जातीय सर्वेक्षण करवाया जाए, तो मुझे लगता है कि वो पहले से दिखता। वो मुझे लगता ऐसा नहीं होगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ भी बीजेपी समर्थक जो लोग हैं वो नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस के नेता
खास करके राहुल गांधी, वो तो बढ़ चढ़ के इस मुद्दे को पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर उछालते रहे। तो अब यह उनका तो विरोध उसी समय से सवर्ण समुदाय का वो कांग्रेस से भी हो गया इस बाबत। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं होगा और इसमें अंततः बिहार में वही होना होगा जो ये है। सबसे बड़ी बात है प्रभाकर, एक लाइन में ये बता दूं कि ये क्या है, दरअसल ये राजनीतिक मुद्दा है और कहा भले जाता है कि इससे कुछ आर्थिक प्रगति होगी राज्य की। मुझे लगता है कि कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए, आरक्षण का लाभ लेने के लिए एक तरह का संदेश देना है और उसमें पूरे जोर शोर से ये लोग जुटे हुए हैं, राजनीतिक दलों के लोग। और इसमें अब इसका मैं कैसे, एक उदाहरण के रूप में मानिए कि पिछला जो सर्वे हुआ उसमें जो 34% लोग गरीब माने गए कि बिहार में हैं, उनके लिए 6,000 रुपया के से कम की जो आमदनी उसकी मासिक बताई गई। अब उनके लिए जो कहा गया कि लगभग 2 लाख रुपए उनको मदद दी जाएगी, वो कहाँ गया? वो तो जो फैसला था वो कहाँ दबा हुआ है, ये पता नहीं चल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा बहुत कुछ नहीं होने जा रहा है चुनाव तक। जी सही, आपकी बात में मणिकांत जी बिल्कुल समझ गया और आपका मानना है स्पष्ट रूप से कि एक तो ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगा और दूसरा जो है जो सवर्ण वोटर हैं वो जाएंगे कहाँ, उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। तो आखिर इसका परिणाम होगा क्या, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये आपको सीधा बिहार चुनाव के जो परिणाम हैं वो बता देंगे कि इसका ज़मीन पे जो है और वोटरों पे क्या असर पड़ रहा है। चलिए आगे बाकी खबरों के लिए हम मुंबई का रुख करते हैं जहाँ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित मौजूद हैं। धन्यवाद प्रभाकर। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जातिगत जनगणना कराने के फैसले का महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य पर सीधा असर पड़ने वाला है और बड़ा असर पड़ने वाला है। महाराष्ट्र में ये मुद्दा जुड़ा हुआ है मराठा आरक्षण से। आपको याद होगा कि साल 2018 से ही लगातार महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन हो रहा है। शुरुआत में राज्य के कई शहरों में मूक मोर्चे निकाले गए, उसके बाद में हिंसक आंदोलन हुए, कई जगहों पर दंगे हुए और कई लोगों ने अपनी जान भी दे दी, कई लोगों ने खुदकुशी की। और देवेंद्र फडणवीस का जो पहला कार्यकाल था बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तो उस दौरान उन्होंने मराठाओं को आरक्षण दे भी दिया था, लेकिन जो 50% की लिमिट तय कर रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उस आधार पर जो है वो फैसला अदालत ने खारिज कर दिया और ऐसे में फिर से एक बार मराठा आरक्षण का मुद्दा गर्म हो गया। और इस आंदोलन ने एक नेता को जन्म दिया जिसका नाम है मनोज जरंगे पाटिल। मनोज जरंगे पाटिल बीते 2 सालों में कई बार जो है अनशन पर बैठ चुके हैं, भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं इस मांग को लेकर कि मराठाओं को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाना चाहिए। और ऐसे में सरकार ने उनसे बात की और ये कहा कि फिलहाल के तौर पर सरकार की कोशिश होगी कि इस तरह से किया जाए, लेकिन उसके लिए कानूनी पेंच जो फंस रहा है उसका तोड़ निकालना होगा। और इस बीच में ओबीसी कैटेगरी के तहत जो कुणबी मराठा हैं उनको आरक्षण दे दिया गया था, लेकिन इस पर भी मनोज जरंगे पाटिल की ये मांग है कि जो सगे संबंधी हैं जिनके निजामकालीन दस्तावेज जो कि ये साबित करते हैं कि वे कुणबी हैं, उनके सगे संबंधियों को भी जो है आरक्षण दिया जाए, भले ही उनके दस्तावेज ना मिल रहे हों। तो इस मामले को लेकर भी काफ़ी विवाद है और अभी कल ही के दिन मनोज जरंगे पाटिल ने यह ऐलान किया है कि वे फिर से एक बार अनशन करेंगे, मुंबई की ओर कूच करेंगे इस साल अगस्त में। और अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो ऐसे में कोई भी सांसद, विधायक या मंत्री उनको उनके गाँवों में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो इस तरह का रुख अपनाया है। जहाँ तक इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया का सवाल है तो राज्य का सत्ताधारी गठबंधन है महाराष्ट्र का महायुति, उसके तीनों घटक दलों ने इसका स्वागत किया है। जाहिर है बीजेपी ने तो स्वागत किया ही है, अजीत पवार वाली एनसीपी ने स्वागत किया है। उसका यह कहना है कि इस फैसले के बाद में जो है समुदायों को न्याय दिलाना आसान होगा, पॉलिसी बनाना आसान होगा, प्रशासनिक फैसले लेने जो है वो आसान हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने इसका स्वागत किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो उसके भी जो तीनों घटक दल हैं उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। एक तरफ शरद पवार वाली एनसीपी है, उसने स्वागत किया है, दूसरी तरफ
जो है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, हालांकि उन्होंने सवाल ये खड़ा किया कि ये जो फैसला लिया गया है ये बताया जाए कि ये इसकी एक कौन सी मियाद होगी जिसके तहत ये सर्वे पूरा किया जाएगा, जनगणना जो है ये पूरी की जाएगी। इस बारे में उन्होंने सवाल खड़ा किया है। और वहीं पर एक छोटा दल है वंचित बहुजन आघाड़ी, उसने तो इस फैसले पर शक जताया है और कहा है कि एक फ्रॉडुलेंट फैसला हो सकता है। इस बारे में और बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मयूर परिख। मयूर, ये बताइए कि आपने भी देखा कि बीते 3-4 सालों में किस तरह से मराठा आरक्षण को लेकर आग लगी हुई थी, महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा था, विवाद हो रहा था। अब जब केंद्र सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है कि जातिगत जनगणना होगी, तो उसका महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, महाराष्ट्र में अब तक जो रिजर्वेशन है उसका फायदा उन्हीं जाति जमातियों को मिलता आया है जिनको ऑलरेडी एक्ट के तहत संरक्षण मिला हुआ है। कई सारे लोग कतार में खड़े हैं, कई सारी कास्ट जो है वो कतार में है, लेकिन न डेटा है न डिटेल है। हमें इस विषय पर बात करते हुए इस बात की विशेष ध्यान तो हमें निश्चित तौर पर रखना ही होगा कि ये जो सर्वे है वो कास्ट पॉलिटिक्स के समीकरण को हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ फॉल्ट लाइंस खत्म हो जाएंगी और कुछ नई फॉल्ट लाइंस सामने उभर कर आएगी। और ये जो पूरा का पूरा एक ट्रांजिशन पीरियड होगा, ये एक संघर्ष का, अलग अलग समुदायों के लड़ाई का, आंदोलनों का होगा। खैर, ये तो बहुत लंबे समय के बाद होना है, क्योंकि पहले तो ये कास्ट सेंसस होगा, फिर डेटाबेस बनेगा, फिर उसे संसद के सामने रखा जाएगा और उसके बाद में ये जनता के बीच में आएगा। तो उसको तो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना बाकी है। लेकिन बहरहाल जो मराठा समुदाय इस समय रिजर्वेशन मांग रहा है, कुणबी समुदाय को पहले से मिला हुआ है, धनगर जो है उसे भी मिला हुआ है, लेकिन जो दूसरे समुदाय हैं, भारतीय जनता पार्टी, हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि ओबीसी अदर देन बैचलर कास्ट को हमेशा प्रमुख रूप से आगे बढ़कर चलती हुई पार्टी है। और ये वो पार्टी है जो छोटे छोटे समुदाय, छोटी छोटी कास्ट को भी रिप्रेजेंट अदर बैकवर्ड कास्ट आप बोल रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, अदर देन बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी। तो ओबीसी जो है उसका वोट बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी के पास है। और यही हमने राष्ट्रीय राजनीति में भी देखा कि बीजेपी जो है वो अलग अलग राज्यों में ओबीसी के व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री पद की जगह पर बिठाते हैं। तो अब जब जाति गणना होने की बात आती है, मयूर, हमारे पास समय जो है काफ़ी सीमित है, तो हम अपनी इस बातचीत को फिलहाल यहीं पर रोकना होगा। आइए वापस चलते हैं विकास के पास। शुक्रिया जितेंद्र दीक्षित आपका। 2 दूनी 4 में आपने देखा हमारे 4 सहयोगी दिल्ली के अलावा मुंबई, पटना और लखनऊ से जुड़े अलग अलग खबरों को अलग अलग अंदाज में और उनके क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में पेश किया। 2 दूनी 4 में फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर लगातार जारी है।